लास्ट क्लास में हमने थंब रूल के बारे में पढ़ा था। टीआर कैसे कंसिडर किया जाता है किसी भी रूम के लिए, किसी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जो थंब रूल अप्लाई करते हैं हम। तो थंब रूल कैसे अप्लाई किया जाता था वो हम पढ़े। थंब रूल में कुछ बातें थी, जैसे एक हमने जो आउटपुट लिया था वो 3.5 किलोवाट के हिसाब से लिया था। तो यहाँ पे जो ये कूलिंग और जो आपका 3.5 किलोवाट था वो 1 टीआर के इक्विवेलेंट था, कूलिंग आउटपुट इन वाट। तो जब हम स्टार रेटिंग की बात करते हैं ना, कि स्टार रेटिंग किसी भी एसी का कैसे डिसाइड किया जाता है, आप लोग बताइए अगर कुछ पता है तो स्टार रेटिंग के बारे में। किसी भी एसी का स्टार रेटिंग कैसे डिसाइड किया जाता है? आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। हाँ बताइए, स्टार रेटिंग किसी भी एसी का स्टार रेटिंग, एसी या रेफ्रिजरेटर है तो उसका स्टार रेटिंग कैसे डिफाइन किया जाएगा? नहीं सर, आइडिया नहीं है। स्टार रेटिंग पे आज बात करेंगे। किसी भी एसी का स्टार रेटिंग कैसे डिसाइड किया जाता है? आप अगर एसी में पढ़े होंगे ना, तो एसी के ऊपर जो है लिखा रहता है EER। ये पहले होता था, बिफोर की बात कर रहा हूँ, 2020-21 से पहले की बात कर रहा हूँ। पुराना अगर एसी 20-21 से पहले का होगा तो बिफोर लिख दिया, चलो यहाँ पे बिफोर। पहले क्या होता था, 2020 से पहले की बात अगर करें तो एसी पे एक टर्म लिखा होता था EER। EER का फुल फॉर्म है एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो। एनर्जी इफिशिएंसी एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो। एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो स्टार रेटिंग कैसे डिसाइड करते थे? पहले एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो के हिसाब से। एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो होता क्या था, इसका भी अगर बात करें तो ये होता था कूलिंग आउटपुट, कूलिंग आउटपुट, कूलिंग आउटपुट इन वाट, कूलिंग आउटपुट इन वाट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल इनपुट, इलेक्ट्रिकल इनपुट इन वाट। कोई भी एसी कितना कूलिंग आउटपुट दे रहा है और उस कूलिंग आउटपुट को देने में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इसके रेशियो को हम क्या बोलते थे? एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, अब एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो किसी एसी का ज्यादा होगा तो अच्छा, या एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो किसी एसी का कम होगा तो अच्छा? बताइए। क्या पूछा सर, फिर से बोलिए। किसी एसी का अगर एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो ज्यादा होगा तो अच्छा होगा कि कम होगा तो अच्छा होगा? एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो कूलिंग आउटपुट ज्यादा में अच्छा होगा। ज्यादा में अच्छा होगा ना। अगर मान लीजिए हम कोई एसी खरीद रहे हैं तो किसी एसी का कूलिंग आउटपुट अच्छा है, मतलब ज्यादा है। अब ज्यादा हो कैसे होगा? या तो वो कूलिंग आउटपुट ज्यादा दे या इलेक्ट्रिकल इनपुट कम ले। अगर दोनों में से अगर इलेक्ट्रिकल इनपुट कम ले रहा है, कूलिंग आउटपुट दे रहा है उतना ही पर इलेक्ट्रिकल इनपुट कम ले रहा है, दूसरे एसी के अपेक्षा कूलिंग आउटपुट दे रहा है उतना ही पर उसके लिए इलेक्ट्रिकल इनपुट कम ले रहा है, तो अपने आप ही एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो का वैल्यू ज्यादा आएगा। या फिर उतने एनर्जी को कंज्यूम करके कूलिंग आउटपुट अगर ज्यादा दे रहा है तब भी एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो का वैल्यू ज्यादा आएगा। ठीक है, तो अब हम जब एसी खरीदने जाते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो एसी खरीदे उसकी स्टार रेटिंग ज्यादा हो। जी।
ये 1 मिनट भाई। ठीक है, तो अब एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो के हिसाब से स्टार रेटिंग कैसे डिसाइड करते हैं ये देखना है। इसका मतलब ये कि जिस एसी का एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो ज्यादा आएगा उसकी स्टार रेटिंग ज्यादा होगी। मतलब ज्यादा स्टार रेटिंग, मोर स्टार रेटिंग जो है लिखा भी रहता है एसी पे। देखा पढ़ा आपने एसी पे क्या लिखा रहता है? मोर स्टार मोर सेविंग, ऐसे लिखा रहता है एसी पे। मोर स्टार मोर सेविंग, मोर स्टार मोर सेविंग का मतलब क्या है कि अगर ज्यादा ज्यादा स्टार रेटिंग का है मतलब उसका एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो का वैल्यू ज्यादा है और वो एनर्जी को कम लेगा, या फिर एनर्जी उतना ही ले रहा है तो कूलिंग आउटपुट आपको ज्यादा देगा। चलिए एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ, ये नोट कर लिया अपना। एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि बीईई का डाटा, बीईई का डाटा मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, एक सोसाइटी है बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। मतलब किसी भी एसी का स्टार रेटिंग ऐसे नहीं डिसाइड करता। अगर ऐसे कोई डिसाइड कर ले, खुद की कंपनी वाले अगर डिसाइड करने लगे कि मेरा एसी कितने स्टार रेटिंग का, तो कोई अपने एसी को खराब थोड़ी बोलता है। कभी गए दुकान खरीदने के लिए तो कोई अपना सामान खराब भी बोलेगा क्या? किसी भी कंपनी का कोई कोई बोलेगा कि डाइकिन वाला एसी खराब है, वोल्टास वाला खराब है, ब्लू स्टार वाला खराब है? नहीं बोलेगा खराब। सब अपने एसी की बड़ाई करेंगे। पर स्टार रेटिंग तो किसी सोसाइटी के द्वारा दिया जाएगा ना। ऐसे खुद से स्टार रेटिंग लेना होगा तो सब अच्छा लेकर बैठ जाएंगे, पर खुद से नहीं लेना होता। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो सोसाइटी है वो डिसाइड करती है कि किसी भी एसी का स्टार रेटिंग क्या होगा। अब डिसाइड करने के लिए कुछ तो पैरामीटर सेट किया होगा, ऐसे तो डिसाइड करते नहीं है। जो भी एसी बनता है उस एसी को 1600 घंटे तक चलाया जाता है। अगर कोई भी मॉडल बनेगा ना तो जब उसका स्टार रेटिंग डिसाइड होगी तो उसको 1600 घंटे तक चलाया जाता है लगातार एसी को। अब 1600 घंटे इसलिए चलाया जाता है क्योंकि एवरेज माना जाता है कि कोई पर्सन जो एसी यूज करेगा वो पूरे साल में 1600 घंटे एसी को चलाएगा। 1600 घंटे एसी चलाएगा। 1600 घंटे एसी चलाने में क्या करते हैं, रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर पहले क्या करते थे 36 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर मेंटेन करके रखते थे। और फिर एसी में देखते थे कि उसका वो एसी कितना आउटपुट दे रहा है और उसके लिए कितना इलेक्ट्रिकल इनपुट ले रहा है, और फिर उसके हिसाब से स्टार रेटिंग डिसाइड होती थी। एक मैसेज डालो और क्लास कैंसिल कर दो। एक मिनट रुकिएगा, एक बैच चल रहा था ना उसमें बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे। एक मिनट रुकिएगा।
हेलो, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा था। कोई भी एसी जो होता है वो 1600 घंटे तक चलाया जाता है, और 1600 घंटे चलाने के बाद कितना वो कूलिंग आउटपुट दे रहा है और कूलिंग इनपुट इलेक्ट्रिकल इनपुट कितना ले रहा है, उसके हिसाब से स्टार रेटिंग डिसाइड की जाती है। और उसके लिए एक डाटा है, जिस डाटा को फॉलो करते थे पहले। लेटेस्ट डाटा 2000 लेटेस्ट डाटा आपको बता रहा हूँ, मतलब जो अभी 2020 में जब ईईआर के हिसाब से जो है आपका बंद हुआ था। अब जो है एससीआर था, उस पे ईईआर की वैल्यू नहीं लिखी रहती, उस पे अलग वैल्यू लिखा रहता है, ISEER लिखा रहता है। और जो लास्ट आपका डाटा था वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। फोर स्प्लिट एसी के लिए आपका एक डाटा याद रखिएगा। स्प्लिट एसी के लिए, फोर स्प्लिट एसी, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टार रेटिंग। यहाँ पे लिख लीजिए EER मिनिमम और मैक्सिमम। हम 1 स्टार का बोलेंगे, 1 स्टार का एसी होगा। 1 स्टार का कब बोलेंगे? 1 स्टार का कब बोलेंगे? अगर एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो फॉर स्प्लिट एसी 2.7 से लेके 2.89 के बीच अगर आता है, अभी डाटा देखिए अलग अलग आपको मिलेगा, मतलब ये लेटेस्ट है नहीं, मतलब लेटेस्ट का मतलब अभी तो ISER के हिसाब से है। लास्ट डाटा जो है EER के हिसाब से वो लिखा रहा था, क्योंकि BEE के द्वारा हमेशा ये डाटा अपडेट किया जाता है कि EER का वैल्यू क्या आ रहा है, तो उसके हिसाब से स्टार रेटिंग क्या होगी। तो लेटेस्ट डाटा आपको देखना होगा। ऐसे मेरे पास जो लेटेस्ट में लिखवाऊंगा आपको। 1 स्टार के लिए आपको मिनिमम जो है 2.7 से 2.89 के बीच अगर कोई वैल्यू आती है EER का, तो आप 1 स्टार का बोलेंगे। 2 स्टार का बोलेंगे कब? जब वैल्यू आप EER का निकालेंगे और 2.90 से लेके 3.09 के बीच अगर वैल्यू आती है, तो आप बोलेंगे 2 स्टार का। 3 स्टार का बोलेंगे आप, 3 स्टार का बोलेंगे। 3 स्टार का कब बोलेंगे ये देख लीजिए, जब वैल्यू 3.10 से लेके 3.29 के बीच अगर आता है, तो आप बोलेंगे उसको कि 3 स्टार का है। 4 स्टार का बोला जाएगा जब वैल्यू 3.30 से लेके 3.49 के बीच आता है। और 5 स्टार का बोला जाएगा वो एसी जब वैल्यू आपका 3.5 या उससे एबव आता है, तो उससे एबव आता है तो। इसलिए आप देखेंगे कि मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारे एसी ऐसे हैं जिसपे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार लिखा हुआ है। मान ली कोई कंपनी डाइकिन है, वोल्टास, LG, सैमसंग, जो भी कंपनी है, वो सब अपने एसी पे 5 स्टार लिख के रखे हैं। मतलब किसी का 3.5 भी आ गया होगा तो 5 स्टार का, किसी का 3.56 आया होगा तब भी वो 5 स्टार, किसी का 3.6 भी आया होगा तब भी वो 5 स्टार ही लिखेगा। तो आपको जब 5 स्टार का तो है, सभी 5 स्टार का है, पर 5 स्टार में भी आपको देखना होगा किसका एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो ज्यादा है, वो एसी हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि वो कूलिंग आउटपुट अच्छा दे रहा होगा और इलेक्ट्रिकल इनपुट भी कम ले रहा होगा। तो एसी खरीदने वक्त ये ध्यान रखना है कि 3 स्टार का एसी ले रहे हैं, पर 3 स्टार के एसी में भी उसी हेलो 3 स्टार के एसी में भी आपको किसका एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो आपका ज्यादा है, वो एसी लेना हमारे लिए सही रहेगा। इसको नोट कीजिएगा डाटा, ये आपका स्प्लिट एसी के लिए होगा। यही बगल में मैं आपको विंडो एसी का लिख रहा हूँ। अगर विंडो एसी का डाटा देखना हो तो कैसे देखेंगे? विंडो एसी का, अगर विंडो एसी के लिए स्टार रेटिंग डिसाइड करते थे तो कैसे करते थे? उसमें भी EER निकालेंगे, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, ये रेंज एक बार याद रखेंगे आप लोग। मिनिमम
और मैक्सिमम। अगर आपका वैल्यू 2.5 से लेके 2.69 के बीच आता है, 2.5 से लेके 2.69 के बीच आता है तो 1 स्टार का, 2.70 से लेके 2.89 के बीच आता है तो 2 स्टार का, 2.90 से लेके 3.09 तक आता है तो 3 स्टार का। और अगर 4 स्टार का कब बोलेंगे, जब 3.10 से लेके 3.29 के बीच आता है तो 4 स्टार का। और 3.30 या उससे एबव डाटा अगर आता है तो वो एसी 5 स्टार का होगा। ये डाटा नोट कर लीजिए, स्टार रेटिंग डिसाइड करते थे ऐसे। एग्जाम्पल के तौर पे चलो इसको पहले नोट करो। कर लिया सर मैंने। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लिया जाए एक एसी है, बगल में जो एसी लगा हुआ उसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक एसी है जिसपे लिखा हुआ है कूलिंग आउटपुट वो दे रहा है, कूलिंग आउटपुट वो दे रहा है 50 ऐसे लिखा हुआ है। कूलिंग आउटपुट जो है 1.5 टन का एक एसी लगा हुआ है, तो कूलिंग आउटपुट उस पे लिखा हुआ है 5050 वाट, 5050 वाट, 50 वाट का कूलिंग आउटपुट दे रहा है। जिसके लिए एनर्जी कंजप्शन उस पे लिखा हुआ है, एनर्जी कंजप्शन कितना कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम कितना कर रहा है, एनर्जी कंजप्शन उस पे लिखा हुआ है 1610 वाट। तो बताइए वो एसी कितना स्टार रेटिंग का होगा, इस डाटा के हिसाब से ही है। वो एसी कितना स्टार का होगा, ईआर का वैल्यू निकाल लेंगे। ईआर का वैल्यू अगर निकालते हैं तो कूलिंग आउटपुट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल कंजप्शन लिखा जाता है वाट के फॉर्म में। तो 50 किलोवाट का आउटपुट दे रहा है, 1.5 टन का एसी है और 1610 इनपुट ले रहा है। डिवाइड करेंगे, वैल्यू क्या आएगा देख लीजिए और फिर बताइए कितना स्टार रेटिंग का एसी होगा वो। बताइए। स्प्लिट एसी बताना सर या विंडो एसी? स्प्लिट एसी है, स्प्लिट एसी 3.1 आ रहा है तो 3 स्टार। 3.1 3.1 एक पॉइंट के बाद एक डेसिमल वैल्यू और बताइए, एक प्रिसीजन वैल्यू और बताइए। 3.1 5050 डिवाइड बाय 1610 3.13। 3.13। अब बताइए कितना स्टार रेटिंग का एसी होगा ये। 3 स्टार। 3.10 से लेकर 3.29 तक कोई भी वैल्यू आता है वो 3 स्टार में जाता है। तो ये जो एसी है लायोड कंपनी का है, इसमें देखिए स्टार रेटिंग मात्र 3.13 है भाई। कूलिंग आउटपुट 50 वाट, 1.5 टन का एसी बोल के बेचा गया होगा इसको। 1.5 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी है, कूलिंग आउटपुट कितना दे कम दे रहा है देखिए। एक टन का एसी का कूलिंग आउटपुट 3.5 किलोवाट, मतलब 3516 वाट के आसपास देना चाहिए एक टन का एसी। अगर इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 3615 को अगर 1.5
का एसी बोल के बेचा जा रहा है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3600। 52-5300 के आसपास आ जाएगा शायद, लग रहा है। बावन चौवन 52-54 मतलब नहीं, इतना 74 90। 74 अच्छा, मान लीजिए इतने वाट का कूलिंग आउटपुट देना चाहिए था। कूलिंग आउटपुट मात्र 5050 वाट लिखा हुआ है। 1610 वाट उसके लिए इलेक्ट्रिकल इनपुट कंज्यूम कर रहा है, इतने किलोवाट को देने के लिए। 3.13 इसका है। मतलब हमें ध्यान रखना होगा कि 3 स्टार का तो ये भी बोल रहे हैं, तो 3 स्टार का अगर बोल रहे हैं तो 3 स्टार में एनर्जी इफिशियंसी रेशियो ज्यादा होगा, वो अच्छा होगा। ठीक है, अब पहले तो ये डाटा आपने नोट कर लिया ना? जी जी सर। हाँ, अब पहले तो एनर्जी इफिशियंसी रेशियो के हिसाब से होता था। अब के दिन में क्या करते हैं हम लोग, ISER का डाटा देखते हैं। ISER लिखा रहता है। ISER क्या है, इसका फुल फॉर्म एक बार लिखेंगे। फुल फॉर्म लिखिए, इंडियन सीजनल एनर्जी इफिशियंसी रेशियो। इंडियन सीजनल, सीजनल बोल लीजिए या सेशनल बोल लीजिए। एनर्जी इफिशियंसी रेशियो पहले क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया, अंदर 24 मेंटेन किया, और आपको एसी 1600 घंटे तक चला दिया। अब जितना कूलिंग आउटपुट आ रहा है, इलेक्ट्रिकल इनपुट कितना कंज्यूम कर रहा है, इसके हिसाब से स्टार रेटिंग बता दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब टेम्परेचर को बदल बदल के एसी को चलाया जाता है। अब क्या है, आपको टेम्परेचर मतलब अंदर का टेम्परेचर 24 मेंटेन किया, बाहर 36 से लेके 44 डिग्री सेल्सियस का रेंज रखा जाता है, और टेम्परेचर को अलग अलग टेम्परेचर पे जो है चलाया जाता है 1600 घंटे तक। तो अब जो कूलिंग आउटपुट हो आ रहा है और उसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है पूरे सीजन में अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन करके, उसको हम नाम देते हैं इंडियन सीजनल या इंडियन सेशनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। इसका भी डाटा है, लेटेस्ट डाटा मेरे पास तो 2022 का ही है, पता नहीं इसके बाद भी कोई डाटा है, मैंने देखा नहीं है। तो 2022 का डाटा मैं आपको लिखवा देता हूँ। 2022 का ISER का डाटा क्या है स्प्लिट एसी और विंडो एसी के लिए। स्टार रेटिंग, फॉर स्प्लिट, फॉर स्प्लिट। एक स्टार का अगर वैल्यू 3.1 से 3.29 के बीच आता है, एक स्टार का। 2 स्टार का कब बोलेंगे, जब 3.3 से वैल्यू आएगा 3.49 के बीच, तो 2 स्टार का। 3 स्टार का कब बोलेंगे, जब वैल्यू 3.5 से लेके 3.99 के बीच आता है, 3.99। तो 4 स्टार का, 3 स्टार का। 4 स्टार का कब बोलेंगे, जब वैल्यू 4 से लेके
4.49 के बीच आता है। सॉरी यार, ये गलत डाटा लिख रहे हैं, 2021 का डाटा है। अभी लिख लिया क्या आप लोगों ने? चलिए 2021 का डाटा लिख लेना, 2021 का डाटा है ये। और 5 स्टार का कब बोलेंगे? जब डाटा 4.5 और उससे एबव आता है, तो ये 2021 का डाटा है। 2022 का डाटा चलो यहाँ लिख देता हूं। अगर वैल्यू 3.3 या उससे 3.3 और 3.49 के बीच आएगा तो 1 स्टार का, 3.5 से 3.79 के बीच आएगा तो 2 स्टार का, 3.8 और से लेके 4.39 तक आएगा तो 3.8 से 4.39 तक आएगा तो 3 स्टार का, 4.4 और 4.99 के बीच आता है तो आपका 4 स्टार का, और 5 और उससे एबव आता है तो वो होगा 5 स्टार का। यह स्प्लिट एसी के लिए हो गया। विंडो एसी का डाटा अगर लिखा दूं, विंडो एसी का, और विंडो एसी का मैं सीधे आपको बता रहा हूं 2022 का डाटा। 1 स्टार का होगा 2.7 से 2.89 के बीच, 2 स्टार का होगा 2.9 से लेके 3.09 के बीच, 3 स्टार का होगा 3.10 से 3.29 के बीच, 4 स्टार का होगा 3.3 से लेके 4 स्टार का होगा 3.3 से लेके 3.49 के बीच, और 5 स्टार का होगा 3.5 और उससे एबव। ये नोट कर लीजिए विंडो एसी के लिए। ISER का डाटा, ये डाटा है ISEER 2022 का डाटा लिख लीजिएगा। हो सकता है इसके बाद भी कोई लेटेस्ट डाटा आ गया हो पर मैंने देखा नहीं है। जी सर, हाँ जी, स्टार में क्या लिखा हुआ? किस भाई? ये वाला विंडोज 3 स्टार हाँ में क्या लिखा हुआ? नीचे। 3 ये ना नीचे वाला सर। ये हाँ ये लिखा है 3.10, 3.10 से 3.29। 3.10 से 3.29, ये ऊपर वाला 2.9 से 3.09 है। अच्छा हाँ, हाँ ये बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ, ठीक है सर, ठीक है सर। यार स्टार रेटिंग पे हमने बात कर ली। ठीक है सर, लिख लिया। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। रेफ्रिजरेंट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं।
देखिए जितने एसी हैं, एसी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ये मैं आपको कल बताऊंगा वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में। कैसे हमारा कोई भी एसी जो है कूलिंग करता है ना, कूलिंग करने के लिए जो है क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है, किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं। पर उस कंपोनेंट के बीच में एक गैस बोलते हैं, गैस, ऐसा गैस उसका टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करते, रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। जनरली हम बोल देते हैं गैस खत्म हो गया, गैस भराया नहीं है भाई एसी में। वो गैस टेक्निकल वर्ड में क्या है, रेफ्रिजरेंट। तो एसी में क्या भरा जाता है, रेफ्रिजरेंट भरा जाता है। और रेफ्रिजरेंट होता क्या है, रेफ्रिजरेंट का काम क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे। पहले पहले टॉपिक डालिए रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट लिखिए एक लाइन इसमें। इट इज ए हीट कैरिंग मीडियम, it is a heat carrying medium it is a heat carrying medium during the cycle it is a heat carrying medium during the cycle which reject heat from condenser side and extract heat at evaporator side. देखिए रेफ्रिजरेंट क्या है, रेफ्रिजरेंट हीट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का मीडियम ही तो है। मतलब एसी आप लगा देते हैं, मान लीजिए घरों में एसी लगा दिया, एक इंडोर लगा दिया एक आउटडोर, मैं एसी की बात कर रहा हूँ, एक इंडोर लगा दिया एक आउटडोर लगा दिया, मान लिया स्प्लिट एसी, एक इंडोर एक आउटडोर। इंडोर और आउटडोर के बीच में कॉपर की पाइपिंग कर दी, कॉपर के पाइप में फ्लो क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेंट दोनों तरफ हीट एक्सचेंजर लगे हुए, एक हीट एक्सचेंजर बाहर की तरफ लगा है, एक हीट एक्सचेंजर अंदर में रूम में लगा हुआ है। बाहर की तरफ जो हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है उसको कंडेंसर बोलते हैं, रूम में जो हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है उसको इवेपोरेटर बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेंट क्या करता है, पाइप में फ्लो होता रहता है और वो क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कर रहा है। इवेपोरेटर के साइड में आ रहा है, अब ये अपने आप तो ले जाने का काम नहीं कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस पैदा हो रहा है। रेफ्रिजरेंट जब इवेपोरेटर के साइड आता है तो ठंडा रहता है। कैसे ठंडा होता है कल बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कल जो है बात करेंगे कि क्या प्रोसेस होता है जो रेफ्रिजरेंट हमारा ठंडा हो जाता है। पर इवेपोरेटर के साइड जब रूम के अंदर आता है ना तो ठंडा रहता है, तो ठंडा रहता है तो एयर के हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर जब फ्लो करके कंडेंसर के साइड में जाता है तो गर्म हो जाता है। तो गर्म हो मतलब जब रूम के एयर के हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो गर्म हो गया, और गर्म होकर जब बाहर जाता है तो उसके टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेरिक एयर का। तो एयर जब उसके कांटेक्ट में फिर से आता है तो वहां से अपने हीट को रिजेक्ट करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था हीट क्या होता है, हीट एक मीडियम है, सोर्स एनर्जी है जो एक जगह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। तो जब अंदर आया तो रूम के एयर से कम टेम्परेचर था रेफ्रिजरेंट का, तो रूम के एयर के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लिया। जब बाहर गया तो एटमॉस्फेरिक एयर से ज्यादा टेम्परेचर था रेफ्रिजरेंट का, तो उसने अपने हीट को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट क्या काम करने की कोशिश कर रहा है, हीट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम जो है कर रहा है। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं कि रेफ्रिजरेंट जो है इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, इसको कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे कैसे रेफ्रिजरेंट होते हैं, कितने तरह के रेफ्रिजरेंट होते हैं, तो इसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को बोल दिया गया प्राइमरी रेफ्रिजरेंट,
प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और दूसरे का नाम दे दिया सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, अब खुद ही सोचिए प्राइमरी का मतलब क्या, मेन, और सेकेंडरी का मतलब जरूरत पड़ा तो यूज करेंगे, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक को प्राइमरी रेफ्रिजरेंट बोल दिया गया, दूसरे को सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट बोल दिया गया। अब प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या है, जैसे हमने बात की सर, एसी के बीच में एक साइकिल चलती है, कई सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, कंपोनेंट के बीच में रेफ्रिजरेंट फ्लो होता रहता है, मतलब एक साइकिल चल रही है। अब साइकिल चल रही है तो उस साइकिल में जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब जो डायरेक्ट कंडेंसर से इवेपोरेटर ऐसे करके जो घूम रहा है रेफ्रिजरेंट, जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहा है उसको प्राइमरी रेफ्रिजरेंट बोलेंगे। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी यूनिट में प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एयर के कांटेक्ट में नहीं आता, वो घूमता जरूर है पर इवेपोरेटर तक नहीं पहुंचता। इवेपोरेटर तक पहुंचता है कोई दूसरा, वाटर पहुंचता है या ब्राइन सॉल्यूशन पहुंचता है। चिलर प्लांट की बात कर ले, चिलर के अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, पर क्या हर एक इंडोर में, हर एक एएचयू में हमारा रेफ्रिजरेंट जा रहा है? नहीं, हर एक इंडोर में क्या जा रहा है, ब्राइन सॉल्यूशन, चिल्ड वाटर। तो यहाँ पे चिल्ड वाटर जिसका नाम बोल रहे हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोल रहे हैं या वाटर बोल रहे हैं, वो क्या है, एज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट काम कर रहा है, जो पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के द्वारा कूल किया जाता है और फिर एयर से हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में एक लाइन लिखिएगा, द रेफ्रिजरेंट which take participate the refrigerant which takes participate in refrigeration cycle is called primary refrigerant, और कुछ अगर एग्जाम्पल की बात करूं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का, तो बीटेक या डिप्लोमा किया होगा आपने या अभी सुना भी होगा, जो ज्यादा भी यूज हो रहा, R32, R22, R134, R410, ये सब रेफ्रिजरेंट क्या है, ज्यादातर यूज हो रहे हैं अभी ना। ऐसे बीटेक में R11, R12 ये सब रेफ्रिजरेंट भी हमने पढ़ा है। तो ये सारे रेफ्रिजरेंट क्या है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है। तो डायरेक्ट वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल या रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करें, उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में लिखिए, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में लिखिए, द रेफ्रिजरेंट which are first cooled by primary refrigerant, the refrigerant which are first cooled by primary refrigerant and then used for cooling purpose, are called secondary refrigerant, are called secondary refrigerant, are called secondary refrigerant। और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के अगर कुछ एग्जांपल की बात करूं तो कौन कौन से होंगे, एयर हो गया या वाटर हो गया या ब्राइन सॉल्यूशन हो गया। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaOH2O H2O प्लस ग्लाइकोल का मिक्सचर, इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन।
ये ग्लाइकोल का मिक्सचर। तो इस तरह से ये सारे सब क्या है, एज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट समझ आया होगा। अगर अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, ऐसे मतलब क्यों क्यों इन सबको प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज किया, इनको सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट बोल दिया, जबकि मैंने बोला कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है, हीट कैरिंग करने का जो मीडियम है उसको रेफ्रिजरेंट बोलेंगे। तो वाटर भी हीट कैरी कर रहा है, एयर भी हीट कैरी कर रहा है। चाय पीते हैं, फूकते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मुंह से फूकते हैं, हीट को कैरी तो कर रहा है। एयर वाटर हीट को कैरी तो कर रहा है। जल्दी ठंडा करना होता है तो क्या करते हैं, कप को कटोरे में पानी भर के डाल दिया, हीट को कैरी कर रहा है। वाटर ज्यादा एब्जॉर्बिंग क्षमता है एयर के अपेक्षा। पर इन सब को प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में क्यों नहीं रखा? मतलब हम जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट बोलते हैं उसमें कुछ जो है कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबको एज ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज नहीं कर सकते। तो क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसी भी अच्छे रेफ्रिजरेंट की? प्रॉपर्टीज ऑफ, अगर रेफ्रिजरेंट की बात करूं कि हम अच्छा रेफ्रिजरेंट कब बोलेंगे, कोई रेफ्रिजरेंट अच्छा है कब बोलेंगे, रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? तो पहला प्रॉपर्टीज उसका क्या होना चाहिए, लो बॉइलिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? अब देखिए, आप सोचिए खुद ही, क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट होता है वो जब जो कंपोनेंट्स हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल जो चलती है, एसी के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उसमें 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस, इवेपोरेटर। उसमें जो कंप्रेसर है ना, वो एयर वो क्या करता है, कंप्रेस कर मतलब प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है। तो अब और जो कंप्रेसर है वो सिर्फ वेपर को ही कंप्रेस करता है। लिक्विड के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए तो हम पंप लगाते हैं, वहां पंप थोड़ी लगा, वहां कंप्रेसर लगा है। तो वो उसका कहना है कि हम कंप्रेस करेंगे, किसको, वेपर को कंप्रेस करेंगे। अब कोई रेफ्रिजरेंट जब वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तभी वो कंप्रेस करेगा। इसका मतलब है कि जब रूम के हीट को एब्जॉर्ब करे हमारा रेफ्रिजरेंट तो इतना कम बॉइलिंग पॉइंट हो कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हमारी साइकिल की एफिशिएंसी अच्छी हो। जब मैं आपको वेपर कंप्रेशन साइकिल समझाऊंगा तो ये आपको ग्राफ से समझाऊंगा मैं आपको कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट जो आना चाहिए वो आपका वेपर फॉर्म में आना चाहिए। 100% जितना वेपर फॉर्म में रहे उतना ज्यादा अच्छा है, आपके साइकिल की एफिशिएंसी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे रेफ्रिजरेंट का कम होना चाहिए। दूसरा, लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। अब लो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट। अगर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करो तो 0 डिग्री सेल्सियस। अब रेफ्रिजरेंट का भी, अगर कोई रेफ्रिजरेंट वाटर यूज कर लिया है रेफ्रिजरेंट और उसको वो फ्रीज हो जाएगा, बर्फ जमाने की बात करें वो खुद ही बर्फ बन जाएगा, तो वो कहां से हीट गेन करेगा, वो कहां से हीट को कैरी करने का काम करेगा? जब वो खुद ही फ्रीज हो जाएगा तो कहां से, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए। ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज किया जाए जिसका फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल फ्रीजिंग ऑपरेशन कंडीशन से कम होना चाहिए, ताकि वो रेफ्रिजरेंट फ्रीज ना हो, फ्लो करता रहे। ठीक है जी। और क्या होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी, और क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, केमिकली स्टेबल होना चाहिए। केमिकली स्टेबल होना चाहिए। केमिकली स्टेबल का मतलब ऐसा नहीं कि लीकेज हो और किसी गैस के साथ रिएक्शन करके पॉइजन क्रिएट कर दे, मतलब नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉट फ्लेमेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मान लीजिए किसी एसी से आपका गैस लीक हो और वो क्या हो कि किसी गैस के साथ रिएक्शन करके आग लगा दे, नॉट फ्लेमेबल होना चाहिए। तो ये सब प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लो बॉइलिंग पॉइंट, लो फ्रीजिंग पॉइंट, केमिकली स्टेबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉट फ्लेमेबल होना चाहिए, लो कॉस्ट हो, कॉस्ट की बात करें लो कॉस्ट हो भाई,
पैसा थोड़ा कम लगे तो ज्यादा अच्छा है, लो कॉस्ट। ठीक है जी, और कुछ पॉइंट्स आपको ये बता लग रहा है बताइए, लो कॉस्ट और क्या होना चाहिए, लो कॉस्ट और कुछ याद है? चलिए ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा। लो कॉस्ट, नॉट फ्लेमेबल, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, केमिकली स्टेबल होना चाहिए, लो फ्रीजिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट।